Hello dear students, this is Dr. Asif and you are watching me on my YouTube channel Mission with Vision. From today I am going to start the chapter wise MCQs of JK Set Sociology 2024. So today I am going to share some important questions from previous year examinations of sociology so that you will come to know the depth of the questions what JK Set formulates. So subscribe my channel to get the chapter wise MCQs of JK Set Sociology 2024. So let's start our session without wasting your time. Here we go. आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1. Who among the following has defined sociology as the systematic study of collective representation? किसने सोशियोलॉजी को डिफाइन किया है स्टडी ऑफ कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन? कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? हमारे समाज के अंदर जिस भी ग्रुप के लोग होते हैं, जिस भी रिलीजन के ग्रुप होते हैं, जिस भी एज ग्रुप के लोग होते हैं, जो भी जेंडर से, सबकी कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, सबकी स्टडी करना, तो उसको बोला जाता है सोशियोलॉजी. क्या कार्ल मार्क्स ने, इमानुएल दुर्कहीम ने, अगस्ट कॉम ने, मैक्स वेबर ने? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इमानुएल दुर्कहीम. देखो कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि अक्सर इन्हीं चार के बारे में आपको डेफिनेशन मिलेगी, लेकिन अब हमें पता होना चाहिए कार्ल मार्क्स ने किस तरीके से डिफाइन किया, अगस्ट कॉम ने कैसे, मैक्स वेबर ने कैसे. शॉर्ट तरीकों से मैं आपको ये समझा दूंगा. देखो सबसे पहले बात करते हैं कार्ल मार्क्स की. कार्ल मार्क्स कहते थे इट इज अ स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर, सोशल बिहेवियर एंड सोसाइटीज इज नोन एज सोशियोलॉजी. अगस्ट कॉम क्या कहते थे? ये हमेशा साइंटिफिक स्टडी करते थे. Scientific study of society and human behavior is known as sociology. ठीक है, अगस्ट कॉम. इसके बाद मैक्स वेबर की बात करते थे, ये बोलते थे स्टडी ऑफ सोशल एक्शन, स्टडी ऑफ सोशल एक्शन. देखो जब वहां पे सोशल एक्शन के बारे में बात आएगी तो समझना मैक्स वेबर की डेफिनेशन. साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड ह्यूमन बिहेवियर तो समझना अगस्ट कॉम की है. कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन इमानुएल दुर्कहीम की. सोशल बिहेवियर की तो कार्ल मार्क्स की. ठीक है, अब यहां पे हमारा सीधे दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? हु स्टेटेड दैट सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट्स? यहां पे आपको यह समझना है कि कौन कहता था कि सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट्स. सोशियोलॉजी में हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट्स. हम सोशल फैक्ट्स को स्टडी करते हैं. अब यहां पे क्वेश्चन अराइज होता है सोशल फैक्ट आकर क्या है, उसके बाद हम आंसर पे जाएंगे. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सोशल फैक्ट एक्चुअली होता क्या है. देखो जब हम सोशल फैक्ट की बात करते हैं, ये एक ऐसा फिनोमेनन है जिसको हम बोलते हैं दैट एक्सरसाइजेस कंट्रोल, ठीक है, ओवर द लाइव्स ऑफ इंडिविजुअल्स. ये क्या करता है? हमारे लाइफ पे कंट्रोल करता है, लिव्स ऑफ इंडिविजुअल्स. क्यों? देखो जब हम सोसाइटी के अंदर कोई चीज होता है उसको एक्सेप्ट करते हैं एज ए नॉर्म. ठीक है, मतलब कौन सी चीज हमारी सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेबल है, कौन सी चीज एक्सेप्टेबल नहीं है. जब हम इन चीजों को फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है. तो इन चीजों को बोला जाता है सोशल फैक्ट्स. इसी तरीके से अगर इनके टाइप्स की बात करें, कुछ होते हैं मटेरियल सोशल फैक्ट्स, कुछ होते हैं नॉन मटेरियल फैक्ट्स, वो अलग टॉपिक है. ठीक है, लेकिन अभी हमें कम से कम इतना याद रखना सोशल फैक्ट्स होता क्या है, जो हमारे बिहेवियर को गाइड करता है, कंट्रोल करता है. अब यहां पे देखना है आंसर क्या. आंसर इज अगेन ऑप्शन नंबर बी, इमानुएल दुर्कहीम. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. इसके बाद सीधे हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं. हु गेव द कंसेप्ट ऑफ सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनामिक्स? इमानुएल दुर्कहीम, मैक्स वेबर, हेजल एंड अगस्ट कॉम. अगेन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अगस्ट कॉम. देखो अब यहां पे थोड़ा हम इस पे डिस्कस करेंगे कि सोशल स्टैटिक्स होता क्या है और सोशल डायनामिक्स क्या होता है. देखो जब हम सोशल स्टैटिक्स की बात करते हैं, इट रेफर्स टू द स्टडी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर. ठीक है, या जो हमारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, सोशल स्ट्रक्चर, या जो हमारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये किस तरीके से क्या करते हैं, किस तरीके से मेंटेन सोशल ऑर्डर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, प्रेजेंट में हमारा सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करते हैं टू मेंटेन सोशल पीस, सोशल सॉलिडारिटी, सोशल ऑर्डर, ठीक है, स्टेबिलिटी, किस तरीके से चीजों को कंट्रोल में रखे हुए, उसको बोलते हैं सोशल स्टैटिक्स. सोशल डायनामिक्स का मतलब होता है सोशल चेंज. हमारे समाज के अंदर किस तरीके से चेंजेस आए, पहले किस तरीके का जमाना था, आज कैसा है, किस किस चीज में, मतलब हाउ डिफरेंट एलिमेंट्स फंक्शन टुगेदर. ठीक है,
किस किस तरीके से अलग अलग तरीके से क्या क्या काम होता है, या फॉर एग्जांपल हमारी जो सोशल चेंज है वो कैसे आई, दैट ड्राइव द एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटीज ओवर टाइम, वक्त के साथ साथ हमारी सोसाइटी के अंदर कौन सी चीजें चेंजेस आ गई, उसको बोला जाता है सोशल डायनामिक्स। तो द राइट आंसर इज अगस्ट कॉम्ट। यहाँ पे इस क्वेश्चन में और एक हमारे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे इसमें हिगल की बात करते हैं। हिगल एक बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट, इन्होंने एक अच्छी मतलब एक ना थीसिस दी है जिसको बोलते हैं ट्रायड थीसिस। 1 सेकंड, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ये आपको फ्यूचर में काम आ सकता है। 1 मिनट, देखो इन्होंने दिया है जिसको हम बोलते हैं ट्रायड थीसिस। एक इन्होंने बोला है थीसिस, दूसरा है एंटीथीसिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आया है। और लास्ट में है सिंथेसिस, इसीलिए इनको ट्रायड बोलते हैं। 3 हिस्सों में, 1, 2 और 3। थीसिस क्या होता है, जब हम कोई काम शुरू करते हैं, इनिशियल स्टेज, जब हम कोई काम करते हैं। इसके बाद उन्होंने बोला कि एंटीथीसिस, लोग क्या करते हैं, कोई उसमें क्या होता है कि जिसको हम बोलते हैं ना, फॉर एग्जांपल कंट्राडिक्शन पैदा हो जाती है, कोई अपोजिशन करता है, कंट्राडिक्शन या अपोजिशन, ठीक है। फाइनली आ जाता है सिंथेसिस। सिंथेसिस क्या होता है, सिंथेसिस का मतलब होता है ये रिप्रेजेंट करता है रेजोल्यूशन ऑफ, ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ दीज कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन थीसिस एंड एंटीथीसिस। जो वहां से रिजल्ट निकलता है वो सिंथेसिस होता है, ठीक है। थीसिस क्या है, आप जब हम इनिशियल स्टेज पे कोई काम करते हैं, कोई रिसर्च करना शुरू कर देते हैं, उसके बाद उस पर क्वेश्चन आ जाते हैं, उसको बोला जाता है एंटीथीसिस, ठीक है। कंट्राडिक्शन या अपोजिशन होती है, लेकिन उसके बाद जो उसका हल निकलता है उसको बोला जाता है सिंथेसिस। तो दैट्स व्हाई हमने बोला कि इट रिप्रेजेंट द रेजोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन थीसिस एंड एंटीथीसिस, तो इसको बोला जाता है सिंथेसिस। तो ये जो कंसेप्ट ये दिया है हिगल ने, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आएगा तो इसके लिए आपको याद रखना है। लेकिन हमारा क्वेश्चन है सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनामिक्स से, अगस्ट कॉम को ही, अगस्ट कॉम ने ही इसका कंसेप्ट दिया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, हु गिव कंसेप्ट ऑफ वर्स्टहैन। वर्स्टहैन का कंसेप्ट किसने दिया। देखो वर्स्टहैन आपको समझना है, ये एक जर्मन वर्ड है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, डीप अंडरस्टैंडिंग, डीप अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने दिया है कंसेप्ट वर्स्टहैन। अब यहां पे आपको देखना है डीप अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है। देखो आपको एग्जांपल से आपको ज्यादा अच्छा समझाएगा। फॉर एग्जांपल, हम कहीं से गुजर रहे हैं, देर हमने कहीं पे वुड कटर को देखा, कोई बंदा लकड़ी काट रहा है। अगर हम 5 आदमी बैठे हुए हैं तो अपने अपने तरीके से अंदाजा लगा रहे हैं, ये क्यों लकड़ी काट रहा है, ये कैसे काट रहा है, कब काटेगा, कैसे काट रहा है। इट मीन्स हर एक की अपनी अपनी थीसिस है। लेकिन वर्स्टहैन क्या कहता है, जब हम इनके साथ इंटरेक्शन करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। देखो आज से कुछ साल पहले टीवी में ऐड आता था, बात करने से ही बात बनती है। यहां पे भी आपको वर्स्टहैन ऐसी याद रखना है, बात करने से ही बात बनती है। जब हम लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सीधे रिजल्ट पे आ जाते हैं। जब भी आप किसी से बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली वहां पे हम कंक्लूजन पे आ जाते हैं। जब हम इस वुड कटर से बात की, पहले हमने अंदाजा लगाया, अगर 5 बंदे थे, 5 बंदों ने अलग अलग तरीके से अंदाजा लगाया लकड़ी क्यों काट रहा है। लेकिन जब हमने उनसे बात की तो हम कंक्लूजन पे आ गए, उसने बताया कि मैं लकड़ी क्यों काट रहा हूं। तो इट मीन्स डीप अंडरस्टैंडिंग ये होता है, जब हम सोसाइटी को रीड करते हैं, स्टडी करते हैं, तो हमें लोगों के साथ इंटरेक्शन करनी चाहिए। जब हम इंटरेक्शन करते हैं तो हम रिजल्ट पे आ जाते हैं, लोगों की क्या प्रॉब्लम है, क्या जरूरत है, क्या नीड्स है, ठीक है, कहां पे कौन सा कल्चर है। तो इस चीज को बोला जाता है वर्स्टहैन। जब हम डीप अंडरस्टैंडिंग किसी सोसाइटी के किसी रूट पे चले जाते हैं, क्या रूट काजेस क्या है किसी चीज में, या कहां पे क्या हो रहा है, कल्चर क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, तो इस चीज को बोला जाता है वर्स्टहैन। इसका जो आंसर है दैट्स मैक्स वेबर ने ये कंसेप्ट दिया है। इसके बाद सीधे आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, Who wrote the Accumulation on the World Scale? ये एक बुक है, Accumulation on the World Scale, ये किसने लिखी है। क्या लेनिन ने, समीर अमीन ने, एजी फ्रैंक ने, जेम्स बर्नहैम ने। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी,
समीर अमीन। समीर अमीन इज द राइट आंसर। अब देखो यहां पे क्या है, ये जो बुक है एक्यूमुलेशन ऑन द वर्ल्ड स्केल, एक्चुअली इसमें ये क्या कहता है, इसमें ये दिखाता है जो ग्लोबल कैपिटलिज्म, ग्लोबल कैपिटलिज्म है, ठीक है, ये कैसे अफेक्ट करता है किस चीज को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स, ठीक है। एक्यूमुलेशन ऑन द वर्ल्ड स्केल हमें क्या कहता है कि जो ग्लोबल कैपिटलिज्म है कैसे अफेक्ट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो इस चीज को आपको याद रखना है। इसने एक डीप एनालिसिस इस बुक में, मतलब एक डीप एनालिसिस करके इस बुक को तैयार किया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज समीर अमीन। इनकी और बहुत सारी बुक्स है, जैसे इनकी बुक एक है ग्लोबल कैपिटलिज्म, उसके बाद इकोनॉमिक डिपेंडेंस, हिस्टोरिकल एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस और एक बुक है, कैपिटल एक्युमुलेशन है, ठीक है। ये इनकी बहुत सारी बुक्स हैं। तो अब हम सीधे क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। द बुक कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी इज रिटन बाय, यहाँ पे तीन चीजें हैं, एक है कैपिटलिज्म, दूसरा है सोशलिज्म, तीसरा है डेमोक्रेसी। इज रिटन बाय जेम्स बर्नहम, शिफ्टर, एल्विन गर्डनर एंड लेनिन। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, शिफ्टर, ठीक है। जोसेफ शिफ्टर ने बुक लिखी है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी को, ठीक है। ये कौन थे, ये एक ऑस्ट्रियन पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट थे, ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट थे, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट, हाँ, ठीक है। देखो जेम्स बर्नहम की एक फेमस बुक है, कभी कभी इस पे भी बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, सुसाइड ऑफ द वेस्ट, सुसाइड ऑफ द वेस्ट, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये जेम्स बर्नहम की बुक है सुसाइड ऑफ द वेस्ट, लेकिन हमारा क्वेश्चन है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी इज रिटन बाय शिफ्टर, ठीक है। ये आपको याद रखना है, जोसेफ शिफ्टर इसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 7, माइंड एंड सोसाइटी इज रिटन बाय, और एक बुक हमारे सामने आ गई, माइंड एंड सोसाइटी। किसने लिखी है, जीएच मेयर ने, विल्फ्रेड पैरेटो, रॉबर्ट पार्क, पीटर बर्गर, किसने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है दैट इज पैरेटो, विल्फ्रेड पैरेटो, ठीक है, विल्फ्रेड पैरेटो। इन्होंने बुक लिखी है माइंड एंड सोसाइटी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइंड एंड सोसाइटी में इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने इसमें एक्चुअली दिखाया है कंसेप्ट ऑफ सर्कुलेशन ऑफ इलीट्स, सर्कुलेशन ऑफ इलीट्स के बारे में इन्होंने इस बुक में बताया है माइंड एंड सोसाइटी में। जब भी आपको इलीट्स के बारे में ज्यादातर विल्फ्रेड पैरेटो ने ही काम किया है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं जीएच मेयर की। देखो जीएच मेयर का कंसेप्ट है कंसेप्ट ऑफ सेल्फ, कंसेप्ट ऑफ सेल्फ अगर देखा जाएगा वो है जीएच मेयर का, या प्रैग्मेटिज्म, ठीक है। इसी तरह से रॉबर्ट पार्क की बात करेंगे। रॉबर्ट पार्क इन्होंने बहुत सारी बुक लिखी है, जैसे अर्बन इकोलॉजी, रेस रिलेशन, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन पे काम किया है, ठीक है। तो अब हम सीधे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन 1978। इंडिया के अंदर सोशियोलॉजी किस यूनिवर्सिटी में सबसे पहले शुरू हुआ 1917 में? क्या बॉम्बे यूनिवर्सिटी में, क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में, क्या चेन्नई यूनिवर्सिटी में, या आंध्रा यूनिवर्सिटी में? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बॉम्बे यूनिवर्सिटी में 1917 में शुरू हुआ, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि बॉम्बे यूनिवर्सिटी के अंदर ही सबसे पहले समाज शास्त्र, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में सोशियोलॉजी, स्टार्ट हुई 1917 में, ठीक है। दैट इज द राइट आंसर। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, हु डिस्टिंग्विश्ड ग्रुप्स इनटू मोनाड, डैड एंड ट्रैड। सोशल ग्रुप्स की बात हो रही है, किसने डिफाइन किया ग्रुप्स को 3 में, मोनाड, डैड एंड ट्रैड। मोनाड का मतलब होता है सिंगल, डैड का मतलब होता है 2, ट्रैड का मतलब होता है जिसमें 3 मेंबर्स होते हैं,
देखो सिंगल क्या होता है, जैसे इंडिविजुअल कोई आइसोलेटेड होता है, उसको सोसाइटी के साथ कोई लेना देना नहीं होता, अकेला रहता है, ठीक है। डैड जिसमें दो लोग होते हैं, आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ट्रैड होता है जब तीन बंदे आ जाते हैं, ठीक है, तो इसको बोला जाता है ट्रैड। ये जो तीसरा बंदा होता है, ये क्या करता है, ये फॉर एग्जाम्पल इसमें एक मीडिएटर का काम करता है। तीसरा बंदा मीडिएटर, अगर इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाते तो इनको स्टेबल करता है, न्यूट्रलाइज करता है। या यहाँ पे हर एक को अपना अपना रोल दिया जाता है। ट्रेड में एक ही बंदे पे काम नहीं पड़ता है, सिंगल में एक ही बंदे को सारा काम करना पड़ता है। डैड में दो लोगों को रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाए, ट्रेड में 3 मेंबर्स को जिम्मेदारी दी जाती है। तो ये जो कंसेप्ट है ये हमारे सामने ले आए हैं जॉरिस सिमल, ये आपको याद रखना है। जॉरिस सिमल का कंसेप्ट है मोनाड, डैड एंड ट्रायड, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। हु रोट ए राजस्थान विलेज। एक बुक है, किसने लिखी है राजस्थान विलेज बुक, किसने लिखी है? कमलनाथ ने, राजनी कोठारी ने, कार्ल मार्क्स ने, पृथ्वीराज चौहान ने। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वीराज चौहान ने ही राजस्थान विलेज लिखा है। एक्चुअली ये जो राजस्थान विलेज है ये क्या करता है, ये एग्जामाइन करता है विलेज लाइफ को, एग्जामाइन्स द विलेज लाइफ। विलेज लाइफ के बारे में हमें बताता है, या रूरल लाइफ के बारे में, या सोशल ट्रांसफॉर्मिंग, ठीक है, रूरल लाइफ, सोशल ट्रांसफॉर्मिंग और उनके बारे में बात करता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। राजस्थान विलेज की बात आएगी, बुक लिखी है पृथ्वीराज चौहान ने, और इस बुक के अंदर क्या है कि विलेज लाइफ के बारे में, रूरल लाइफ के बारे में ज्यादातर इसमें लिखा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ह्यूमन फैक्ट्स। हमें यहाँ पे 4 फैक्ट्स दिए गए हैं, इसमें हमने देखना ह्यूमन फैक्ट कौन सा नहीं है। देखो बायोलॉजिकल फैक्ट ह्यूमन फैक्ट है बिल्कुल, जैसे हमारा सोशल जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह होता है ये बायोलॉजिकल फैक्ट है। मेंटल फैक्ट जिसको हम साइकोलॉजिकल फैक्ट कहते हैं, ठीक है, एस्पेक्ट्स होते हैं या मेंटल प्रोसेसेस होते हैं, साइकोलॉजिकल या मेंटल प्रोसेसेस, इसको बोला जाता है मेंटल फैक्ट्स, ठीक है। इसी तरीके से सोशल फैक्टर जैसे हमारी सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, कस्टम्स होते हैं, हम ये फॉलो करते हैं, हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, इसको बोला जाता है सोशल फैक्टर्स। इन तीनों का कनेक्शन है। इसमें से ऑड वन हमारा है इकोनॉमिक फैक्टर्स, द राइट आंसर। इकोनॉमिकल फैक्टर्स अलग है, ये दिखाता है इकोनॉमिक्स फंक्शन या एंड इफेक्टिव इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज। तो यहां पे आपको याद ये रखना है कि इन तीनों का कनेक्शन है और इकोनॉमिक फैक्ट हमारा ह्यूमन फैक्ट नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 12, एसाइलम अकॉर्डिंग टू गॉफमैन इज। ये तो पता चला कि एसाइलम जो है गॉफमैन का कंसेप्ट है, लेकिन अब हमें पता चलना चाहिए एसाइलम क्या है, उसके बाद ही आंसर पे आ जाते हैं। देखो एसाइलम एक्चुअली क्या है, इसका जो राइट आंसर है दैट इज 1 मिनट, टोटल इंस्टीट्यूशन। एसाइलम का मतलब होता है टोटल इंस्टीट्यूशन। देखो टोटल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है, गवर्नमेंट जो थे वो क्या करते थे, जैसे इन्होंने बहुत सारी स्टडी की है, जैसे मेंटल पेशेंट्स वगैरह जो थे, मेंटल पेशेंट्स वगैरह इन पे स्टडी करते थे। उन्होंने देखा कि इनका एक मतलब ये जो जब ये कहीं किसी टोटल इंस्टीट्यूशन में चले जाते हैं जहां पे अपना एक प्रोटोकॉल होता है, अपने लॉज होते हैं, स्ट्रिक्ट लॉज होते हैं, तो ये क्या करते हैं, इनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ जाती है उन लोगों के अंदर दैट टाइम स्पेंड देयर इज टाइम वेस्टेड। फॉर एग्जांपल कोई जेल चला गया, ठीक है, कोई जेल चला गया, तो वहां पे क्या होता है, जैसे ही बंदा कोई जेल में चला जाता है, प्रिजन में, वो सोचता है कि मेरा टाइम वहां पे जितना भी अब गुजारने हैं दिन वो वेस्ट हो जाएंगे। तो ये होती है स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे इनको फील होता है कि जितना भी टाइम वहां पे गुजारना है वो टाइम वेस्ट जाएगा, और जितना गुजारा है वो भी टाइम हमारा वेस्ट हो गया। तो इस चीज को बोलते हैं एसाइलम। ये ठीक है, ये मतलब एक टोटल इंस्टीट्यूशन के अंदर ही होता है। टोटल इंस्टीट्यूशन जैसे हमारे मेंटल हॉस्पिटल्स होते हैं, मेंटल हॉस्पिटल्स हमारे टोटल इंस्टीट्यूशन हो गए, हमारे प्रिजन्स टोटल इंस्टीट्यूशन हो गए, या ऑर्फनेजेस
हमारे टोटल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ए टोटल इंस्टीट्यूशन। इसके बाद हम सीधे आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे। 1 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? द मेल्टिंग पॉट थ्योरी इज बेस्ड ऑन विच कंसेप्ट? डिकोमोडेशन, कंप्लीशन, एसिमिलेशन और कन्फ्लिक्ट। देखो मेल्टिंग पॉट थ्योरी है क्या? मेल्टिंग पॉट थ्योरी एक्चुअली लिया गया, जैसे आप देखते हो जब फॉर एग्जांपल क्या करना होता है, जब लोहार जो होता है, जब उसको कोई चीज बनानी होती है तो वो क्या करता है, डिफरेंट मेटल्स को मेल्ट करता है। जो मेटल्स उसके सामने होते हैं उन सबको क्या करता है, मेल्ट करता है। फिर एक ही प्रोडक्ट, एक ही अलॉय उनको बनाता है। उस अलॉय के अंदर जो पहले जितने भी मेटल्स होते हैं, हर एक के अपने अपने अलग अलग फीचर्स होते हैं, अलग अलग उनका एटॉमिक वेट वगैरह होता है। लेकिन जैसे उनको मेल्ट करता है, उनको एक ही शेप देता है, एक ही स्ट्रक्चर बना, एक ही अलॉय बनाता है, तो वहां पे क्या हो जाता है, वो एक होमोजेनियस स्ट्रक्चर बन जाता है उसका। ठीक है, तो इसी तरीके से जब हम बात करते हैं सोसाइटी की, तो मेल्टिंग पॉट थ्योरी है जब हम किसी सोसाइटी के अंदर चले जाते हैं, जब हम एक पर्टिकुलर कल्चर को अडॉप्ट करेंगे जो डोमिनेंट कल्चर होगा, जो डोमिनेंट कल्चर हो। वो क्या मतलब होता है डोमिनेंट कल्चर? फॉर एग्जांपल आप किसी सोसाइटी में चले गए, ठीक है, तो वहां पे बहुत सारे कल्चर के लोग हैं, लेकिन अब हमें देखना है कि जिस सोसाइटी में हम रहने गए वहां का जो मेन कल्चर है, जिसको हम बोलते हैं डोमिनेंट कल्चर, अगर हम लोग सभी वही कल्चर फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली उससे सोशल स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, होमोजेनिटी बढ़ जाती है। ठीक है, एक सोशल पीस बढ़ जाता है। तो ये जो चीजें हैं, इस चीज को बोला जाता है मेल्टिंग पॉट थ्योरी। तो अब ये आपको समझ आ गया, कंप्लीशन नहीं है, कन्फ्लिक्ट नहीं है, डिकोमोडेशन नहीं है। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, एसिमिलेशन। एसिमल होना, सब मिलजुल के अपने कल्चर को छोड़ के वही कल्चर अडॉप्ट करते हैं जहां वो जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को बोला जाता है एसिमिलेशन। ठीक है, जो एक होस्ट सोसाइटी, मतलब टू फॉलो द होस्ट सोसाइटी कल्चर, जिस कल्चर में हम चले जाते हैं, जिस स्टेट या जिस कंट्री के अंदर चले जाते हैं, वहां के जो नॉर्म्स, रिचुअल्स, गाइडलाइंस उनको फॉलो करते हैं, तो इस चीज को बोला जाता है एसिमिलेशन, या जिसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉट थ्योरी का कंसेप्ट यही है, एसिमिलेशन। या आपको मेल्टिंग पॉट थ्योरी का कंसेप्ट आएगा तो आपको याद रखना है एसिमिलेशन। मेल्टिंग पॉट, जैसे लोहार क्या करता है, मेल्ट करता है बहुत सारी चीजों को, फिर एक ही प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, who divided functions into latent and manifest functions? A. Cohen, R. K. Merton, E. Durkheim, S. Freud. The right answer is R. K. Merton. R. K. Merton का कंसेप्ट है latent functions and manifest functions। देखो अब आपको और एक चीज याद रखना है, अब यहाँ पे आपको देखना है मैनिफेस्ट फंक्शन क्या होता है, लेटेंट क्या होता है। देखो मैनिफेस्ट फंक्शंस क्या होता है, इसका मतलब होता है जो रिकॉग्नाइज्ड होती है, रिकॉग्नाइज्ड, और वी कैन से इंटेंडेड। वो क्या होता है रिकॉग्नाइज्ड और इंटेंडेड, जो आप जानबूझ के करते हो, आपको पता होता है। फॉर एग्जांपल आपने बच्चे को स्कूल भेजा, क्यों भेजा? आपको पता है कि इसको वहां पे पढ़ाई करनी और उसको वहां पे पढ़ाई का फायदा मिलेगा। रिकॉग्नाइज्ड एंड इंटेंडेड, आपने जानबूझ के ऐसा काम किया स्कूल ताकि इसको एजुकेशन मिले। लेटेंट फंक्शन, आप स्कूल में जाके उसने डांस सीखा, उसने सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना शुरू कर दिया, सिंगर बन गया, उसने स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया, स्पोर्ट्समैन बन गया, उसको बोला जाता है लेटेंट। अनरिकॉग्नाइज्ड, अनरिकॉग्नाइज्ड, और वी कैन से अनइंटेंडेड। अनइंटेंडेड, हमने एक काम करने के लिए भेजा लेकिन बंदे ने दूसरा काम आया, उसने अपने दोस्त बना लिए, फेलोज बनाए, तो उसको बोला जाता है अनइंटेंडेड। ये होता है मैनिफेस्ट फंक्शन, जो मेन काम होता है जिसके लिए हमें भेजा जाता है या हमें जो रोल दिया जाता है। लेटेंट, इसके साथ अगर हम कोई और ऐसा काम करते हैं जो हमें पहले हम उसके लिए मतलब वो जानबूझ के नहीं करते, वो हो जाता है। बंदा हमने भेजा स्कूल पढ़ाई करने के लिए, वो इंटेंडेड है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ उसने और एक कुछ चीजें सीख ली, उसको बोला जाता है अनइंटेंडेड, अनरिकॉग्नाइज्ड, दैट इज नोन एज लेटेंट फंक्शन। ठीक है, या आपको याद रखना मैनिफेस्ट फंक्शन क्या होता है और लेटेंट फंक्शन क्या होता है। ये जो कंसेप्ट है हमारे सामने आर के मर्टन ने दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है सनस्टेटाइजेशन के बारे में। अब हमें यह पता होना चाहिए सनस्टेटाइजेशन किसको कहते हैं। सनस्टेटाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो हमारे सामने ले आए हैं
श्रीनिवास, एम एन श्रीनिवास ने सेंसिटाइजेशन का कंसेप्ट हमारे सामने लिया है। अब देखो यहाँ पे हमारे ऑप्शन क्या है, सेंसिटाइजेशन इज हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, स्ट्रक्चरल मोबिलिटी, कल्चरल अपवर्ड मोबिलिटी, नन ऑफ दिस। सेंसिटाइजेशन क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। इसमें क्या है, सेंसिटाइजेशन में जो लोअर कास्ट के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, कॉपी करते हैं या इमिटेट करते हैं, फॉलो करते हैं जो अपर कास्ट के जो लोग होते हैं इनके कल्चर को, ताकि सोशल रैंकिंग इनकी आगे बढ़े, सोशल स्टेटस इनका रुतबा आगे बढ़े। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं संस्कृताइजेशन, जहां पे निचली जात के लोग अपर वाली जो कास्ट्स होते हैं, अपर जात के जो लोग होते हैं उनको क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, उनका कल्चर फॉलो करते हैं ताकि सोशल स्टेटस, सोशल पोजीशन उनकी आगे बढ़े। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं संस्कृताइजेशन। क्या ये हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी है, क्या ये स्ट्रक्चरल मोबिलिटी, कल्चरल अपवर्ड मोबिलिटी? अभी मैंने बताया कि कल्चर को फॉलो करते हैं, इट मीन्स दैट इज कल्चरल अपवर्ड मोबिलिटी। यहां जैसे शूद्रास, वैश्यास क्या करते थे, क्षत्रियास और ब्राह्मण्स का कॉपी करते थे, इनका कल्चर अडॉप्ट करते थे, तो इस तरीके से बोला जाता है कल्चरल अपवर्ड मोबिलिटी। देखो अब यहाँ पे एग्जाम में कभी कभी हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी के बारे में भी क्वेश्चन होता है। जैसे हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी क्या है, आप इस चीज को दिमाग में रखो। फॉर एग्जाम्पल कोई लेक्चरर है, ये बॉयज हायर सेकेंडरी में काम करता है, इसकी ट्रांसफर हो गई गर्ल्स हायर सेकेंडरी में, यहां पे भी ये लेक्चरर है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे भी ये लेक्चरर है, इट मींस इसकी सैलरी एक ही है, इसकी सोशल पोजीशन, इसका सोशल स्टेटस, यहाँ पे भी ये लेक्चरर कहलाएगा, यहाँ पे भी लेक्चरर, बस पोस्टिंग एक जगह से दूसरी जगह हो गई, तो इससे इनकी स्टेटस, इसका रुतबा आगे नहीं बढ़ा, तो ये बंदा यहाँ पे भी है, तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। दूसरा हमारा आ जाता है वर्टिकल मोबिलिटी। वर्टिकल मोबिलिटी क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यही लेक्चरर जो है कल असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर बन गया, उसके बाद प्रोफेसर बन गया, उसके बाद प्रिंसिपल बना। इट मीन्स इसका रुतबा बढ़ जाता है, इसकी स्टेटस बढ़ जाती है, इसकी सैलरी बढ़ जाती है, इसको जिसको हम बोलते हैं ना, इसको एक इसके पास राइट्स ज्यादा आ जाते हैं। तो ये होता है वर्टिकल मोबिलिटी, जब इंसान कहां से, फॉर एग्जाम्पल यहां से शुरू करता है और सीधे अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है, इसका रुतबा भी बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अभी हमने देखा कि कॉपी करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, कल्चरल अपवर्ड मोबिलिटी। अगर हम अपवर्ड जो हमारे हायर कास्ट उनके कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, उसको बोलते हैं कल्चरल अपवर्ड मोबिलिटी। होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। द राइट आंसर इज कल्चरल अपवर्ड मोबिलिटी, क्योंकि संस्कृताइजेशन में एक दूसरे का कल्चर को अडॉप्ट करते थे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। यहाँ पे कुछ थ्योरीज है, जैसे एनिमिज्म है, नेचुरलिज्म है, फंक्शनलिज्म है। आपको बताना है किसने कौन सा दिया है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं एनिमिज्म के बारे में। एनिमिज्म का जो कंसेप्ट है वो दिया है एडवर्ड टेलर ने। एनिमिज्म का जो कंसेप्ट दिया वो एडवर्ड टेलर ने दिया है। अगर नेचुरलिज्म की बात करते हैं, ये मैक्स मलर ने दिया है, और फंक्शनलिज्म का कंसेप्ट मेलानोविस्की ने दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एनिमिज्म क्या होता है। जब हम एनिमिज्म की बात करते हैं, जैसे एडवर्ड टेलर की बुक है प्रिमिटिव कल्चर, प्रिमिटिव कल्चर, ये भी एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन। प्रिमिटिव कल्चर किसकी बुक है? एडवर्ड टेलर की बुक है प्रिमिटिव कल्चर। इसमें एनिमिज्म के बारे में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। देखो क्या है, अब एनिमिज्म का मतलब क्या होता है, ये बताता है कि बिलीव ऑन डेड स्पिरिट। जब एनिमिज्म की बात होती है, एनिमिज्म का मतलब होता है बिलीव ऑन डेड स्पिरिट, ठीक है। बिलीव ऑन डेड स्पिरिट, हमारे सामने जो भी चीज चली जाती है, कोई पेड़ पौधा इधर से चला गया, इंसान चला गया, उसकी जो रूह है, स्पिरिट है, वो हमारे सामने आसपास होती है, वो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है, हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। उस कंसेप्ट को बोला जाता है एनिमिज्म। दूसरा कंसेप्ट है नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म का मतलब क्या होता है, जब हम बिलीव करते हैं नेचुरल फोर्सेस पे, बिलीव ऑन नेचुरल फोर्सेस, बिलीव ऑन नेचुरल फोर्सेस। नेचुरल फोर्सेस पे बिलीव करना, जैसे बादल है, पानी है, सूरज है,
इन पे बिलीव करना और इनकी पूजा करना, ठीक है, उसको बोला जाता है नेचुरल फोर्सेस। इसके बाद बात करते हैं फंक्शनलिज्म की। फंक्शनलिज्म का कंसेप्ट जो है वो दिया है किसने? मेलिनोविस्की ने। फंक्शनलिज्म का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे समाज के अंदर जो कल्चरल प्रैक्टिसेस होते हैं, नॉर्म्स, रिचुअल्स वगैरह होते हैं, ये किस तरीके से सोसाइटी में फंक्शन करते हैं ताकि हमारी सोसाइटी के अंदर सोशल स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। और एक कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं टोटमिज्म। इसके साथ और एक चीज जुड़ी होती है टोटमिज्म, ये भी आपको याद रखना है। टोटमिज्म, टोटमिज्म का जो कंसेप्ट है वो दिया है फ्रेजर ने। 1 मिनट। टोटमिज्म का जो कंसेप्ट है वो दिया है टोटमिज्म फ्रेजर ने। टोटमिज्म का मतलब क्या होता है? जहां पे एनिमल और प्लांट इज कंसिडर्ड सैक्रेड एंड वो वर्शिप किए जाते हैं, प्लांट एंड एनिमल। ये क्या सैक्रेड माने जाते हैं और इनकी वर्शिप की जाती है। जैसे इंडिया के अंदर गाय की पूजा की जाती है, ठीक है, इसको बोला जाता है टोटमिज्म। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहां पे क्या है? एनिमिज्म का कंसेप्ट जो है किसने? टेलर ने, एडवर्ड टेलर ने। नेचुरलिज्म की बात करते हैं मैक्स मुलर ने। फंक्शनलिज्म की बात करते हैं मेलिनोविस्की ने। टोटमिज्म की बात करते हैं फ्रेजर ने। ये कंसेप्ट दिया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? The customary ways of doing things by a group is called as। कस्टमरी वेज का मतलब क्या होता है? जो हमारी सोसाइटी के जो कस्टमर्स होते हैं, लोग उन चीजों को फॉलो करते हैं, क्या उसको हम नॉर्म्स कहते हैं, वैल्यूज कहते हैं, मोरेज कहते हैं, फोकवेज कहते हैं? द राइट आंसर इज फोकवेज, ठीक है। फोकवेज क्या होती है? एक इनफॉर्मल नॉर्म्स होते हैं, ये बेस्ड होते हैं ऑन कल्चर। कल्चर, सोसाइटी का जो कल्चर होता है उस पे ये बेस होता है, या सोशल इंटरेक्शंस। पार्ट में आपको याद रखना है बेस्ड ऑन कल्चर, ठीक है। इनको बोला जाता है फोकवेज। द कस्टमरी वेज ऑफ डूइंग थिंग्स बाय अ ग्रुप इज नोन एज फोकवेज। जो हमारी सोसाइटी के अंदर लोग अपने कल्चर को फॉलो करते वही काम करते आ रहे हैं, तो इनको बोला जाता है फोकवेज। अब यहां पे और एक चीज आपको याद रखनी है। देखो, जैसे नॉर्म्स की बात करते हैं, नॉर्म्स होते हैं एक्सेप्टेड और एक्सपेक्टेड बिहेवियर। ये आपको याद रखना है एक बार, बस उसके बाद आसान हो जाता है। एक्सेप्टेड एंड एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड बिहेवियर, इनको बोला जाता है नॉर्म्स। इसके बाद आ जाता है वैल्यूज। वैल्यूज क्या करते हैं? सर्व एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल। जो वैल्यूज होते हैं सर्व एज गाइडिंग प्रिंसिपल, सर्व्स एज गाइडिंग प्रिंसिपल। देखो यहां पे क्या है? सर्व्स एज गाइडिंग प्रिंसिपल। ये आपके एटीट्यूड पे इन्फ्लुएंस करता है, आपके बिहेवियर पे इन्फ्लुएंस करता है, आपके डिसीजन मेकिंग में आपको इन्फ्लुएंस करता है। जैसे वैल्यूज की बात करते हैं, ऑनेस्टी। आप देखो, अगर आप ऑनेस्ट हो तो आप कोई भी डिसीजन लोगे, पहले आप 100 बार सोचोगे, 1000 बार इस पे दिमाग लोगे, नहीं मैं ईमानदार हूं, मैं अपना ईमान नहीं भेजूंगा यहां पे, ठीक है। तो ये वैल्यू होता है, तो इस चीज को बोलते हैं, ये हेल्प करता है, गाइडिंग प्रिंसिपल हमारा हो जाता है, ठीक है। तो इनको बोला जाता है वैल्यूज। इसके बाद आ जाता है मोरेज। मोरेज का मतलब क्या होता है? दे आर सीरियस नॉर्म्स, ठीक है। इनकी अपनी एक मोरल सिग्निफिकेंस होती है, मोरल सिग्निफिकेंस, सीरियस नॉर्म्स होते हैं, इनको बोला जाता है मोरेज, ठीक है। ये आपको याद रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे समाज के अंदर झूठ बोलना गलत है, लाइंग है, गॉसिपिंग है, प्लेजरिज्म है, ये हमारी सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसलिए यहां पे क्या है? इनकी अपनी मोरल सिग्निफिकेंस है, तो इनको बोला जाता है मोरेज। अब सीधे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। पीपल हु हैव समथिंग इन कॉमन बट मे नॉट इंटरेक्ट विद वन अनदर और गैदरिंग इन वन प्लेस इज कॉल्ड एज। पीपल हु हैव समथिंग इन कॉमन, लोग एक जगह बैठे हुए हैं, कुछ ना कुछ इनका एक जैसा है, बट मे नॉट इंटरेक्ट विद अन, लेकिन एक दूसरे के साथ बात नहीं करते, इंटरेक्शन नहीं करते हैं, और गैदरिंग इन वन प्लेस, या एक जगह जमा नहीं होते, इज कॉल्ड एज। क्या इसको प्राइमरी ग्रुप कहते हैं, सोशल ग्रुप कहते हैं,
सोशल कैटेगरी कहते हैं या इनहेरेंट कैटेगरी कहते हैं? देखो, द राइट आंसर इज सोशल कैटेगरी। वो क्या होता है, अब यहां पे देखो, अब आपको समझना है सबसे पहले सोशल कैटेगरी क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एज, सोशल कैटेगरी हमारी एज है, हमारा जेंडर है, हमारा रेस है, रेसिस, या हमारा रिलीजन है। पीपल हु हैव समथिंग इन कॉमन, अगर आप देखोगे फॉर एग्जांपल मैं भी बोलूंगा मैं 10 साल का हूं, दुनिया में हजारों लोग, लाखों लोग 10 साल के होंगे, लेकिन बट मे नॉट इंटरेक्ट, हम आपस में इंटरेक्ट नहीं करते, ना ही कहीं पे जमा हो जाते। कोई अफ्रीका में बैठा है, कोई यहाँ पे, कोई जर्मनी में, ठीक है, तो कोई मुंबई में, कोई कलकत्ता में, कोई चेन्नई में। तो इट मीन्स, इसको बोला जाता है पीपल हु हैव समथिंग इन कॉमन बट मे नॉट इंटरेक्ट विद अनदर और गैदरिंग इन वन प्लेस इज कॉल्ड एज सोशल कैटेगरी। ठीक है, इसको बोला जाता है सोशल कैटेगरी। 1 सेकंड। अब देखो, और एक चीज आपको याद रखना है, यहाँ पे प्राइमरी ग्रुप की बात करते हैं। प्राइमरी ग्रुप क्या होता है, जहां पे क्लोज एसोसिएशन होती है, ठीक है, जैसे एक फैमिली होती है, उनके बीच काफी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होती है, कम्युनिकेशन होती है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है। इसके बाद सोशल ग्रुप, जहां पे लोग रहते हैं, जहां पे जैसे फ्रेंड सर्कल हमारा हो जाता है, इनको बोला जाता है सोशल ग्रुप। ठीक है, इसके बाद इनहेरेंट कैटेगरी। इनहेरेंट कैटेगरी क्या होता है, 1 सेकंड। जब हम इनहेरेंट कैटेगरी की बात करते हैं, पास है, आपका जेंडर है, जैसे आप पैदा हुए आइदर मेल और फीमेल, ये आप इसको बोला जाता है इनहेरेंट कैटेगरी। ठीक है, या किस रेस से बिलोंग करते हैं, किस एथनिसिटी से बिलोंग करते हैं, इनको बोला जाता है इनहेरेंट कैटेगरी, जो आपको मिल जाता है जैसे आप जन्म लेते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म वाज गिवन बाय। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म कंसेप्ट किसने दिया? ये मटेरियलिज्म की हिस्ट्री क्या है, किस किस स्टेज से गुजरा, किस तरीके से, क्या क्या, किस किस स्टेज से गुजरा है? इसका जो सही आंसर है दैट इज फ्रेडरिक एंजलिस एंड कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजलिस ने इसको हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को दिया है। और एक इनका कंसेप्ट है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, जिसमें एंजल कहते हैं मैटर इज द एसेंस ऑफ द वर्ल्ड, और मार्क्स कहते हैं नहीं, मटेरियल इज द एसेंस ऑफ वर्ल्ड। वो मटेरियल के बारे में ज्यादा बात करते थे। ठीक है, तो इसको बोला जाता है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म वाज गिवन बाय फ्रेडरिक एंजलिस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। द कंसेप्ट ऑफ मैकेनिकल सॉलिडारिटी एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी इज गिवन बाय। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको बड़ा समझना बड़ा जरूरी है। मैकेनिकल सॉलिडारिटी क्या होती है और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी क्या होती है? देखो, जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दुर्गहीन। अब यहां पे आपको समझना है मैकेनिकल सॉलिडारिटी क्या है, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी क्या है। मैकेनिकल सॉलिडारिटी होती है जो कहां पे फाउंड इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज। ट्रेडिशनल सोसाइटीज, मैकेनिकल सॉलिडारिटी। ठीक है, ट्रेडिशनल सोसाइटीज क्या, जैसे हमारे गांव के लोग, गांव में जैसे लोग रहते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, जो उनके कस्टम्स, बिलीफ सिस्टम, नॉर्म्स, रिचुअल्स, बिहेवियर सिस्टम, उनका एक दूसरे को कॉपी करते हैं, फॉलो करते हैं, उनको बोला, और लोगों के बीच काफी सॉलिडारिटी रहती है। ठीक है, मैकेनिकल सॉलिडारिटी इसको बोलते हैं। दूसरा हमारा है ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी कहाँ पे मतलब पाई जाती है? जैसे हमारी मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज है, मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज हमारी है, यहां पे क्या पाया जाता है? ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो रोल्स होते हैं बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी कंपनी में जॉब करता हूँ, जब तक मैं उस कंपनी में जॉब करता हूँ तब तक मेरे साथ वहां पे सारे लोग फ्रेंड्स हैं, उनके साथ बॉस की अच्छे से सुनता हूँ। कल मुझे कोई दूसरी कंपनी हायर करती है, किसी दूसरी कंपनी में जॉब करने जाऊंगा, तो इसके साथ मैं क्या करता हूँ, वहां उनका लेना देना जो भी होता है, उनके साथ बातचीत करना सब छोड़ देता हूँ, मैं किसी दूसरे शहर चला जाता हूँ। इसको बोला जाता है ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। ठीक है, लेकिन मैकेनिकल में क्या होता है, आप कुछ भी कर लो लेकिन आप इन्हीं के साथ जुड़े रहते हो किसी न किसी तरीके से। जैसे गांव के लोग होते हैं फॉर एग्जाम्पल, उनके बीच मैकेनिकल सॉलिडारिटी रहती है, किसी न किसी तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। ऑर्गेनिक जो होती है ये होती है इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में, जहां जब तक हमारा
जिसको हम बोलते हैं जब तक हमें किसी चीज से मतलब होता है तब तक उसके साथ बड़े अटैच होते हैं, जैसे मतलब खत्म हो जाता है हम चले जाते हैं। लेकिन मैकेनिकल में ऐसे इसके बीच काफी डीप हमारा ना एक एसोसिएशन, एक बॉन्ड रहता है, इसको बोला जाता है मैकेनिकल सॉलिडेरिटी। इट इज गिवन बाय इमाइल दुर्कहीम, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम आ जाते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है हु स्टेटेड सोसाइटी इज सुई जेनरस। क्या एच माइनी ने कहा है, दुर्कहीम ने, मैकॉयर ने और एरिस्टोटल ने? द राइट आंसर इज अगेन ऑप्शन नंबर बी, दुर्कहीम। दुर्कहीम का कंसेप्ट है सुई जेनरस। सुई जेनरस का मतलब ऑफ इट्स ओन काइंड, ऑफ इट्स ओन काइंड। ठीक है, वो क्या होता है ऑफ इट्स ओन काइंड? जैसे फॉर एग्जांपल सोसाइटी पहले भी थी, आज भी है और हमारे बाद भी रहेगी, बस इसमें जो लोग हैं वो चेंज हो जाते हैं, लेकिन सोसाइटी तब भी रहेगी। ठीक है, तो इसका मतलब है ऑफ इट्स ओन काइंड, सोसाइटी तब भी थी जब हम नहीं थे, हम इस दुनिया से चले जाएंगे, सोसाइटीज तब भी वजूद में रहेंगी। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को बोला जाता है सुई जेनरस। ये कंसेप्ट दिया है दुर्कहीम ने। ये क्या कहते हैं कि सोसाइटी जो हमारी, इट इज ए यूनिक एंड एग्जिस्टेंस एज इट्स ओन डिस्ट्रिक्ट एंटिटी। ठीक है, इसमें जो रूल्स हैं, लॉज है, कस्टम्स हैं, ये जब तक दुनिया है तब तक ही इसमें, इसके अंदर अपने अपने कानून, अपने रस्म रिवाज ये चलते रहेंगे। बस लोग डिफरेंट आएंगे लेकिन सोसाइटीज चलती जाएंगी और इसे कस्टम्स वगैरह ये बदलते जाएंगे, लेकिन रहेंगे सोसाइटी के अंदर। इसको बोला जाता है सुई जेनरस। क्वेश्चन नंबर 22, स्टेटस ओवर विच इंडिविजुअल हैज नो चॉइस इज नोन एज। स्टेटस ओवर विच इंडिविजुअल हैज नो चॉइस इज नोन एज। क्या इसको की स्टेटस कहते हैं, अचीव्ड स्टेटस कहते हैं, एस्क्राइब्ड स्टेटस और स्टेटस ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है दैट इज एस्क्राइब्ड। स्टेटस ओवर विच इंडिविजुअल हैज नो चॉइस। फॉर एग्जांपल आपको कोई स्टेटस दिया गया है, ठीक है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। क्या वो एस्क्राइब्ड स्टेटस है, अचीव्ड स्टेटस है, की स्टेटस है, स्टेटस स्ट्रेन है? देखो अब यहाँ पे आपको सबसे पहले समझना है एस्क्राइब्ड स्टेटस क्या। अगर हमने बोला राइट आंसर एस्क्राइब्ड, फॉर एग्जांपल आप किसी, और अगर अभी हम कास्ट्स की बात करते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, आप शूद्राज फैमिली में आपने जन्म लिया तो आप शूद्राज ही बनेंगे। आप वैश्याज फैमिली में जन्म लिया, आप वैश्याज ही कहलाएंगे, वैश्य ही कहलाएंगे। ये जो स्टेटस है, इंडिविजुअल हैज नो चॉइस, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, बाय बर्थ आपको मिला है, इसको बोला जाता है एस्क्राइब्ड स्टेटस। दूसरा होता है अचीव्ड स्टेटस। अचीव्ड स्टेटस क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपका बाप लोहार है, ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने पढ़ाई की, आप डॉक्टर बने, यहां पे आपका स्टेटस चेंज हो गया। पहले आप कुछ नहीं थे लेकिन अब आप डॉक्टर बने, ठीक है। तो इस तरीके से इसको बोला जाता है अचीव्ड। जब आप कोई स्टेटस अचीव करते हैं, मेहनत करते हैं, एक गरीब फार्मर का बंदा, बेटा जो है वो आईएएस बन जाता है, इसको बोला जाए अचीव्ड स्टेटस। डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, अचीव करते हैं आप स्टेटस को, उसको बोला जाता है अचीव्ड स्टेटस, ठीक है। इसके बाद हमारा आ जाता है की स्टेटस। की स्टेटस क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल या पोजीशन दी जाती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल की स्टेटस, कोई डॉक्टर बनता है, कोई सीईओ बन जाता है, तो एक की स्टेटस होता है, उसको एक बड़ी पोजीशन दी जाती है, फिर लोग उसी तरीके से एक्सपेक्ट करते हैं उस पर ये कैसा काम करेगा। इसके बाद है स्टेटस स्ट्रेन। स्टेटस स्ट्रेन क्या होता है, जब आपको 2 रोल दिए जाते हैं और आप परेशान हो जाते हैं मैं कौन सा रोल अप्लाई करूंगा, या मैं आप दोनों में से कोई भी काम अच्छे से नहीं कर। फॉर एग्जांपल कोई लेक्चरर है, अब इसको सीईओ बनाया गया, अब इसको लगता है इनेबल है, नहीं काम कर सकता, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, ये जो चीजें होती है, जो एक्सपेक्टेशंस एसोसिएटेड होती है इस बंदे के साथ, तो यहां पे ये फेस करता है, प्रॉब्लम्स को फेस करता है, ठीक है। तो इन चीजों को बोला जाता है, इसको बोला जाता है स्टेटस स्ट्रेन, जहां पे कन्फ्लिक्ट पैदा होता है या डिफिकल्टी इन फुलफिलिंग द एक्सपेक्टेशंस, इस चीज को बोला जाता है स्टेटस स्ट्रेन। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 23, A pressure group is referred as। क्या प्रेशर ग्रुप फॉर्मल ग्रुप होता है, इनफॉर्मल, इंटरेस्ट ग्रुप और कास्ट ग्रुप? क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर है दैट इज इंटरेस्ट ग्रुप। इंटरेस्ट ग्रुप बोलो, प्रेशर ग्रुप बोलो या एडवोकेसी ग्रुप बोलो, एडवोकेसी ग्रुप या एडवोकेसी ग्रुप बोलो।
ये क्या होता है, ये जो प्रेशर ग्रुप वगैरह होते हैं, जैसे हमारा मीडिया होता है, ये प्रेशर ग्रुप होता है। जब कहीं पे कोई काम होता है, मीडिया क्या करती है, प्रेशराइज करती है, वो लोगों के सामने सच्चाई ले आते हैं। तो दैट्स वाई हम इसको इंटरेस्ट ग्रुप भी बोलते हैं, एडवोकेसी ग्रुप भी बोलते हैं, प्रेशर ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई द ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे फॉर्मल ग्रुप की बात करते हैं। फॉर्मल ग्रुप वो होता है जहां पे एस्टैब्लिश्ड रूल्स होते हैं। ठीक है, फॉर्मल जैसे स्कूल बोर्ड है, अपना एक पर्टिकुलर रोल होता है, कानून होता है, अपने कस्टमर्स सॉरी जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके अंदर ही इनको मतलब अपने काम करने पड़ते हैं, उसको बोला जाता है फॉर्मल। इसके बाद है इनफॉर्मल, जो लूजली जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड होते हैं या फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, तो उनको बोला जाता है इनफॉर्मल ग्रुप। जैसे फ्रेंडशिप होती है, उसका कोई रिटर्न वो नहीं होता है कि आपको ये करना है, फ्लेक्सिबल होता है, कभी कोई बंदा चला जाता है, कोई नया बंदा आ जाता है। ठीक है, तो इस चीज को बोला जाता है इनफॉर्मल ग्रुप। इसके बाद है हमारा कास्ट ग्रुप। कास्ट ग्रुप है जैसे मैंने बताया कि शूद्रास, वैश्यास, क्षत्रियास, ब्राह्मणस, अलग अलग कास्ट ग्रुप हैं, अपने अपनी कास्ट के जो लोग होते हैं, तो वो जो ग्रुप बनाते हैं उसको बोलते हैं अलग अलग कास्ट ग्रुप। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 24, ट्राइबल चीफ हैज charismatic सोसाइटी, लीगल अथॉरिटी, ट्रेडिशनल सोसाइटी, नन ऑफ दीज। देखो, ट्राइबल चीफ हैज, इसके पास लीगल अथॉरिटी तो नहीं होती है, लेकिन इनके पास ट्रेडिशनल सोसाइटी होती है। देखो, अब यहां पे बात करते हैं ट्रेडिशनल सोसाइटी का मतलब क्या है। जब हम ट्रेडिशनल सोसाइटी की बात करते हैं, जहां पे जो ट्रेडिशनल जो सोसाइटी की जो ट्रेडिशंस होते हैं, कस्टम्स होते हैं, उन्हीं को लोग फॉलो करते हैं। जैसे आपको ट्राइब के बारे में पता है, उनको कानून से कोई लेना देना नहीं होता, उनकी अपनी एक टेरिटरी होती है, अपना ट्राइबल चीफ होता है, वही ट्राइबल चीफ डिसाइड करता है क्या शादी कहाँ करनी है, जंग कहाँ करने हैं, कहाँ रहना है, कहाँ उठना है, शिकार कहाँ करने हैं। तो इट मीन्स वो ट्रेडिशंस पे आज भी यकीन करते हैं, उनके कस्टम्स, बिलीफ सिस्टम, उनका रिलीजन, उनका मैजिक वगैरह, उस पर यकीन करते हैं। तो जो ट्राइबल चीफ होता है, इसकी ट्रेडिशनल सोसाइटी होती है, जहां पे ये उनका हेड होता है, वो ट्राइबल चीफ ही डिसाइड करता है कम्युनिटी को कहाँ माइग्रेशन करनी है, कहाँ बहन रहना है, कहाँ क्या खाना है, शादियां कैसे करनी है, कोई चेंज सोसाइटी के अंदर लानी है, तो ये ट्राइबल चीफ ही डिसाइड करता है। ठीक है, लीगल अथॉरिटी होती है जिसको हम बोलते हैं कानूनी जायज। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई पुलिस ऑफिसर होता है या ट्रैफिक वाला होता है, एक कमजोर कितना भी ट्रैफिक वाला क्यों ना हो, आपको रोक सकता है। जैसे आप ट्रैफिक वाले को देखते हो, हम रुक जाते हैं, वो लाइसेंस हमारी चेक करता है, हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक करता है, क्योंकि उसके पास लीगल अथॉरिटी होती है, कानूनी उसको अथॉरिटी दी होती है। देखो, यहाँ पे और एक चीज आपको याद रखना है, एक होती है अथॉरिटी, दूसरा होता है पावर। पावर होता है वनस माइट, ये आपको याद रखना है। पावर होता है वनस माइट, किसके पास कितनी ताकत है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा हम 15 भाई हैं, हम किसी की भी पिटाई कर सकते हैं, किसी की भी जमीन हड़प कर सकते हैं, इसको बोला जाता है पावर। लेकिन अथॉरिटी होती है जो आपको लेजिटिमेट पावर हो जाता है, लेजिटिमाइज पावर, जो आपको कानून देता है। जैसे मैंने भी बात की, छोटा मोटा एक ट्रैफिक वाला आपको रोकता है, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, क्योंकि उसके पास आप उसको कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी होती है। करिस्मेटिक सोसाइटी अलग है। ठीक है, करिस्मेटिक जैसी करिस्मेटिक अथॉरिटी होती है, किसी इंसान के पास भगवान ने, खुदा ने कुछ इतनी अच्छी क्वालिटी, लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, जैसे बड़े बड़े लीडर जैसे आपने देखे होंगे, उनके पास अच्छी क्वालिटीज ऐसी है, तभी लोग उनको एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो अब सीधे हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 पे, लास्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, द टेंडेंसी टू सी वंस ओन आइडियाज, बिलीफ्स एंड प्रैक्टिस सुपीरियर टू दैट ऑफ देयर इज कॉल्ड। एक ऐसी टेंडेंसी जहां पे इंसान अपने ही आइडियाज को बेटर समझता है, जो उनका बिलीफ सिस्टम है उसी को ज्यादा वैल्यू देता है, जो उनका प्रैक्टिस सिस्टम है उसी को ज्यादा सुपीरियर समझता है। क्या इस टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं? क्या ये जीनोसेंट्रिसिज्म है, सेल्फ सेंट्रिसिज्म है, इथनोसेंट्रिसिज्म और सेल्फ ओवर्टेशन है? देखो, इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, इथनोसेंट्रिसिज्म। इथनोसेंट्रिसिज्म को ही कहते हैं जहां पे एक बंदा क्या करता है, अपने आइडियाज को सबसे बेहतर समझता है, अपनी बिलीफ सिस्टम को ही सबसे ज्यादा वैल्यू देता है, अपनी प्रैक्टिसेस जो वो करते हैं, जो उनका कस्टम, बिलीफ सिस्टम, नॉर्म्स, रिचुअल्स, कस्टम्स, आइडियाज हैं, उसको ज्यादा वैल्यू देते हैं, उसको ज्यादा सुपीरियर समझते हैं। इसको हम बोलते हैं इथनोसेंट्रिसिज्म। सुपीरियर, अपना कल्चर को सुपीरियर समझते हैं।
सुपीरियर समझते हैं, जो उनका कल्चर होता है उसको बोलते हैं एथनोसेंट्रिसिज्म। इसके बाद हमारा है जीनोसेंट्रिसिज्म, ये भी आपको याद रखना है। जीनोसेंट्रिसिज्म में अलग होता है, इसमें जो अदर कल्चर्स होते हैं उसको सुपीरियर समझा जाता है, जो अदर कल्चर्स होते हैं उसको सुपीरियर समझा जाता है। और यहां पे क्या होता है, अपने कल्चर को वो डिवैल्यू करते हैं, डिवैल्यूएशन ऑफ वन्स ओन कल्चर। अपने कल्चर को इंफीरियर समझते हैं लेकिन बाकी के कल्चर को सुपीरियर समझते हैं, उसको बोला जाता है सेंट्रोसिज्म। जैसे आजकल हम क्या करते हैं, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं, हम अपने कल्चर को उतना मतलब सुपीरियर नहीं समझते, इंफीरियर समझते हैं एज कंपेयर टू द कल्चर ऑफ वेस्टर्न कम्युनिटीज। इस तरीके से क्या है, इसको बोला जाता है जीनोसेंट्रिसिज्म। इसके बाद है सेल्फ सेंट्रिसिज्म। सेल्फ सेंट्रिसिज्म का मतलब होता है फोकस ऑन वन सेल्फ, अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देना, या जिसको हम बोलते हैं लैक ऑफ एम्पैथी और कंसिडरेशन फॉर अदर्स व्यू पॉइंट। दूसरे का उतना ख्याल नहीं रखना या दूसरों की उस तरीके की इज्जत नहीं करना, उसको बोला जाता है सेल्फ सेंट्रिसिज्म, बस अपने बारे में ही सोचना। इसके बाद क्या है, सेल्फ ओवर एस्टिमेशन, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ ओवर एस्टिमेशन। वो क्या होता है सेल्फ ओवर एस्टिमेशन? फॉर एग्जाम्पल, ये एक ऐसी फीलिंग है जहां पे एक इंसान क्या करता है, अपने ही जो स्किल होता है, अपने आप को ज्यादा टैलेंटेड समझता है, जबकि उसके पास उतना टैलेंट नहीं होता है, लेकिन अपने आप को बाकी लोगों से ज्यादा टैलेंटेड समझता है, स्किलफुल समझता है, जबकि उसके पास उतना टैलेंट या स्किल नहीं होता है जितना वो समझता है। उसको बोलते हैं सेल्फ ओवर एस्टिमेशन। ठीक है, ये था आज आपका पूरा MCQ टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो आई वंस अगेन रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट एज मच एज पॉसिबल। तो आज से हम बिल्कुल मिलते रहेंगे जब तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा।